अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम लोग कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स में से सिलेक्टिव म्यूटिज़म। सिलेक्टिव म्यूटिज़म होता क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? क्या आपने कभी इसकी मैनिफेस्टेशन देखी है कि ये क्या था और कैसे था, कब था? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक आप कर ही चुके होंगे, अगर आप न्यू हैं तो कर भी दें। खैर से अब मैं पहले इसके क्राइटेरिया की भी बात करती हूँ और थोड़ी बहुत हम वैसे भी बात कर लेते हैं ये होता क्या है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन सिलेक्टिव म्यूटिज़म आप लोगों ने अक्सर जगह ही देखा होगा। कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में भी कोई मौका आया होगा जब आपने म्यूट रहने का ही सोचा होगा। खैर, अब कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस के यहाँ पे वो स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस पे बोल नहीं पाता या पाती जहाँ पे उसको बोलना चाहिए, या फिर यहाँ जहाँ पे उसके बोलने की उम्मीद की जा सकती है। लाइक के स्कूल में टीचर कह रही है सबक सुनाओ, और वो कह के नहीं, इतने ज़्यादा बच्चों के सामने मैं सबक नहीं सुना रही, या तो मैं अकेले में सुना दूँगी या मैं अपनी मदर को सुना दूँगी। मैंने टीचर को सबक नहीं सुनाना, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी मदर को ही सुनाऊंगी या होम ट्यूटर को ही सुनाऊंगी। इस तरह ना अक्सर बच्चों के मसले होते हैं, ठीक है, कि वो क्लासरूम में बोलना पसंद नहीं करते और जिसकी वजह से फिर उनको मज़ीद हंसियों का, डांट का, मजाक का ये सब कुछ सहना पड़ता है, और वो सहने की वजह से वो मज़ीद कहीं ना कहीं उनके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से इस चीज़ को भी हमने कंसीडर करके डील करना चाहिए। उसके बाद डिस्टर्बेंस इंटरफेयर्स विद एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट्स विद सोशल कम्युनिकेशन और सोशल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब ये सिलेक्टिव म्यूटिज़म जो कि हम बात करें सोशल सिचुएशंस में नहीं वो कर पा रहा, या फिर मैं भी किसी एक स्पेसिफिक इंसान के सामने नहीं कर पा रहा, या फिर ओवरऑल वो बोलना ही नहीं चाह रहा, तो वो भी सिलेक्टिव म्यूटिज़म होगा। तो अब मैंने कहा ओवरऑल वो बोलना नहीं चाह रहा, मतलब कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से हर्ट हो चुकी है, तो अब वो फ़िलहाल किसी से नहीं बात करी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अपने ट्रस्ट वंस के साथ खुलेगी और फिर फर्दर खुलता या खुलती जाएगी, ठीक है। तो वो भी हम सिलेक्टिव म्यूटिज़म में रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है कि अगर उसका ये बात ना करना, स्कूल में क्लास में सबक ना सुनाने की वजह से वो फेल हो जाती है और उसी क्लास में रह जाती है, टीचर्स के हेटरेट और बुलिंग का भी वो निशाना बनती है, और एट द एंड वो किसी दूसरे इमोशनल डिस्टर्बेंस से डील कर रही होती है, तो ये हमारी होगी एजुकेशनल डिस्टर्बेंस। और इसी तरह ऑक्यूपेशनल है कि वो ऑफिस में या फिर किसी जगह है जहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं कर पा रही या पा रहा अपना आइडिया या अपना प्रोजेक्ट, या फिर अब कॉन्फिडेंटली अपने लिए खड़ा नहीं हो पा रहा, अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं वो लो सेल्फ एस्टीम पे चली जाती है या चला जाता है, और फिर मज़ीद मसले आ जाते हैं। सोशल कम्युनिकेशन, अब फ्रेंड्स नहीं बना पाते, स्ट्रेंजर से नहीं बात कर पाते और फिर फ्रेंड्स नहीं बना पाते, खुल नहीं पाते, इस तरह के भी मसले आ जाते हैं। उसके बाद हम ड्यूरेशन की अब डिस्कशन करते हैं। हमने सिम्टम्स तो देख लिया, अब ड्यूरेशन क्या है इसका? ड्यूरेशन है 1 माह, कि कम से कम 1 माह हो, फर्स्ट नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट मंथ ऑफ स्कूल। अब ऐसा भी नहीं है कि स्कूल का ये पहला महीना था, स्कूल में जाना शुरू किया था किसी ने और पहले महीना था और पहले महीने में कह दिया जी इसको तो सिलेक्टिव म्यूटिज़म है क्योंकि स्कूल में बात नहीं करती। नहीं, वहाँ पे उसको कंफर्टेबल करवाओ, ज़रा थोड़ा बहुत करो, फिर भी अगर वो बात नहीं करी फिर आप साइकोलॉजिकल हेल्प लो, ठीक है। तो द फेलियर टू स्पीक इज़ नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द लेक ऑफ नॉलेज ऑफ। अब यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उसे जो सवाल किया गया है या उससे जो पूछा गया उसको उसका जवाब ही ना आता हो। अक्सर ऐसा भी होता है ना। वैसे टीचर, अब ये ऐसे बच्चे जो कि इस एंजाइटी की वजह से नहीं बोल रहे, सिलेक्टिव म्यूटिज़म में इस वजह से वो चूज़ कर रहे हैं सिलेक्टिव म्यूटिज़म को, क्योंकि उनको डर लगता है इतनी पब्लिक स्पेस में बोलने से, ठीक है, तो इस वजह से नहीं वो बोल पा रहे। लेकिन टीचर ने क्या समझना है, इसको तो आता ही नहीं था। अब असल में भी कुछ बच्चे होंगे जिनको आता ही नहीं था, लेकिन नॉर्मली वो बोलते हैं, टीचर से भी बात कर लेते होंगे, लेकिन उन स्पेसिफिक सिचुएशन में उनको आता नहीं था, तो इसलिए वो बात नहीं करते, वो सबक नहीं करके जाते, इसलिए इस वजह से वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पर उनकी स्पोकन लैंग्वेज दूसरी है, यहाँ पर दूसरा उनका कंफर्ट प्रॉब्लम है कि अभी अभी नए नए स्कूल में जाना शुरू हुआ है, अभी उनका कंफर्ट जोन नहीं बिल्ड हुआ,
फिर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगर वो पहले से उस स्कूल में है, टीचर के साथ उसका टीचर को पता है उसका और काफ़ी देर हो चुकी है, फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं हो रही, फिर भी वो एंशियस है, अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रही इस और किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रही, तो वहाँ पे सिलेक्टिव म्यूटिज़म हम लोग कहेंगे ना। तो डिफ्रेंशिएटर्स तो आ जाते हैं और करना भी आ जाता है। उसके बाद है डिस्टर्बेंस जोन सी है, ये कोई कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी ना हो, ये भी हम लोगों ने देख लेनी है कि कोई कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। उसकी जो सी स्पोकन लैंग्वेज है वो सोशल सिचुएशंस के हिसाब से है ना, कि उस लड़की, अगर हम ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो उस लड़की को इंग्लिश आती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है, उस लड़की को इंग्लिश नहीं आती इसलिए वो चुप है। ठीक है, तो ये भी देखना है, अगर वो उर्दू स्पीकिंग स्कूल में जा रही है, उसको उर्दू आती है, अगर वो ऐसी कम्युनिटी में जा रहा है या जा रही है जहाँ पे जो पर्शियन, चाइनीज़ या इंडोनेशियन जो भी ज़ुबान बोली जाती है वो ज़ुबान उसको आती है, अगर उसको वो ज़ुबान आती है फिर भी वो नहीं बोल रहा, और जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी ऑक्यूपेशनल में और एजुकेशनल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उस, और ये मुसलसल 1 महीने से हो रहा है और उसने ये चीज़ ख़त्म नहीं की, तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्टिव म्यूटिज़म की तरफ आते हैं। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी बहुत प्रिविलेंस की भी बात कर लेते हैं। प्रिविलेंस में हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिव म्यूटिज़म जो से एक रेयर डिसऑर्डर है और हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड एज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब इसमें इसको एज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं लेते, लेकिन जस्ट इसको हम एपिडेमियोलॉजिकली स्टडी करते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स में। उसके अलावा हम देखते हैं इसकी पॉइंट प्रिवलेंस जो सी है कि ये क्लिनिक और स्कूल सैम्पल्स में कितना इस्तेमाल हुआ है, वो है 0.03%। इसराइल, यूनाइटेड स्टेट और यूरोप से जो हमने सैंपल लिया था उसमें, और 0.03% टू 1.9% जो है वो हमें मिलता है। द सेटिंग एंड स्टेजेस ऑफ द सैंपल के डिफरेंट सेटिंग्स में और डिफरेंट एजेस में हमें ये सैंपल मिल रहा है 0.03% टू 1.9%। नॉर्मली जब आप देखते हैं हम कहते हैं चाइल्ड्स में ये इसकी प्रिवलेंस है, अडल्ट्स में ये इसकी प्रिवलेंस है, मेल्स में इसकी ये प्रिवलेंस है, फीमेल्स में ये प्रिवलेंस है। स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे मेनोपॉज में इसकी ये प्रिवलेंस हो जाती है, मेनोपॉज के बाद इसकी प्रिवलेंस ज़्यादा हो जाती है, एडोलसेंस में प्रिवलेंस कम हो जाती है। इस तरह हम नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिक्स्ड सैंपल था जिसमें बच्चियाँ, बच्चे सारे, और यूएस का, यूरोप का, इसराइल का भी था और डिफरेंट सेटिंग्स का था, और 0.03% टू 1.9% उसका डाटा था, प्रिवलेंस ही मिली हमें। उसके बाद कुछ कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज़ भी की गई जहाँ पे ट्रीटमेंट सीकिंग सैंपल्स लिए गए और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली थी सिलेक्टिव म्यूटिज़म के लिए, और वहाँ पे देखा गया कि सिलेक्टिव म्यूटिज़म जो है वो मोर कॉमन अमंग के लड़कियों में ज़्यादा, लड़कों की बनिस्बत। ठीक है, और प्रिवलेंस अगर दूसरे हिसाब से भी देखे जाए तो इसमें रेस, एथनिसिटी और इंडिविजुअल्स का कुछ भी नहीं है, नॉन नेटिव्स का कुछ भी नहीं है। रन ग्रेटर रिस्क, अच्छा वो लोग जो कि उधर के रिहायशी नहीं होते या उधर की ज़ुबान नहीं जानते, उनका है होता है थोड़ा बहुत कि मे बी वो सिलेक्टिव म्यूटिज़म कर लें, फिर वो बाकी उन जगहों पे जहाँ की ज़ुबान उसकी ही बोलने वाली है वहाँ पर भी नहीं वो बात करें। द डिसऑर्डर इज़ मोर लाइकली टू मैनिफेस्ट इन यंग, हाँ ये भी चीज़ है कि ये छोटे बच्चों पे ज़्यादा होता है, यंग चिल्ड्रन में, एडोलसेंस और अडल्ट में इतना नहीं होता। अच्छा, अब इसके रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स भी देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जो ख़तरा हो, और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी आपको पता है, जो कि हमने देखने ही होते हैं कि इस डिसऑर्डर के कहाँ से ट्रीटमेंट कहाँ से है। अब है टेम्परामेंटल रिस्क फैक्टर्स ऑफ सिलेक्टिव म्यूटिज़म आर नॉट वेल आइडेंटिफाइड। टेम्परामेंटल कुछ और था, रिस्क फैक्टर कुछ, सिलेक्टिव म्यूटिज़म कुछ और था। नेगेटिव अफेक्टिविटी जो है और बिहेवियरल इनहिबिशन में प्ले आ रोल, कि अगर वो नेगेटिव अफेक्टिविटी या न्यूरोटिज़म है या फिर बिहेवियरल इनहिबिशन है उसमें, तो फिर मे भी हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज़म का खदशा है, वो हो सकती है। और अगर
पेरेंटल हिस्ट्री है शाइनेस की, सोशल आइसोलेशन की और सोशल एंजाइटी की तो फिर भी खदशा है। चिल्ड्रन विद सिलेक्टिव म्यूटिज़म में हैव रिसेप्टिव लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ के उनके पास ये भी रिसेप्टिव लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं उनकी ना, अपने पीर्स के, अपने दूसरे नॉर्मल रेंज के साथ उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उसके बाद फिर सोशल इनिबिशन जो सा होता है पेरेंट्स में सर्व एज अ मॉडल। अब अगर पेरेंट्स में सोशल इनिबिशन होना तो उस बच्चे में भी आ जाएगी, सिलेक्टिव म्यूटिज़म के बच्चे में भी, सिलेक्टिव म्यूटिज़म वाले बच्चे में भी वो चीज़ पेरेंट्स से ही आई होगी, सोशल इनिबिशन ना, सोशल रेटिसेंस। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद सिलेक्टिव म्यूटिज़म। वो ऐसे बच्चे जो सिलेक्टिव म्यूटिज़म के साथ होते हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग होते हैं, या फिर वो पेरेंट्स जो से होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स को कुछ भी ना हो फिर भी बच्चा सिलेक्टिव म्यूटिज़म पे आ जाए। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग तो नहीं है, ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं, ये सारी चीज़ें भी हम चेक करेंगे। उसके बाद जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ओवरलैप बिटवीन सेलेक्टिव म्यूटिज़म एंड सोशल एंजाइटी। अब सेलेक्टिव म्यूटिज़म सोशल एंजाइटी ज़रा मिलता जुलता सा है, लेकिन फिर भी जेनेटिक फैक्टर्स जो से इसमें थोड़े बहुत शेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले ये देयर आर ऑल्सो एविडेंस फॉर इंक्रीज abnormalities इन द ऑडिटरी अफरेंट न्यूरल एक्टिविटी ड्यूरिंग वोकलाइजेशन इन इंडिविजुअल्स विद सेलेक्टिव म्यूटिज़म, कि जब वो बोलते नहीं हैं तो वोकलाइजेशन नहीं होती तो उनकी ऑडिटरी अफरेंट जो सी न्यूरल होती है ना, वहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज़ इंक्रीज़ होती हैं, वहाँ पे भी abnormalities इंड्यूस होती हैं। उसके अलावा अगर मज़ीद अगर हम इसी तरह बात करें तो साइलेंट पीरियड इन एमिग्रेंट चिल्ड्रन लर्निंग का सेकंड लैंग्वेज के में भी ये चीज़ भी हो सकती है कि वो इस वजह से खामोश हों, वो चीज़ों को समझ रहे हों तो उनकी वोकलाइजेशन फिर भी डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स की हम देख लेते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑन वॉइस एंड हैंसा रेटियंस टू स्पीक। अब ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जेनेटिक और फिजियोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल इन सब के बारे में, यू मे आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, यू मे आस्क मी। जेनेटिक फिजियोलॉजी में यही चीज़ थी कि जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि उनके कोई ना कोई सेक्सुअल एंजाइटी या इस तरह के कोई इश्यूज़ हों जेनेटिकली भी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये थी कि थोड़ी बहुत हम लोगों ने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, और उसको अपनी ही आवाज़ की कोई प्रॉब्लम है या इस तरह की ना, ये भी मसले हो सकते हैं। उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकली भी बात की कि मे बी वो चीज़ों को समझ रही हो और समझने नेटिव लैंग्वेज नॉन इमिग्रेंट हो और नेटिव लैंग्वेज को समझने में उसकी मदद कर रही हो, उसमें भी उसकी वोकलाइजेशन। और दूसरे भी हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे कि जो सी ऑडिटरी अफेरेंस में भी अब नॉर्मेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आई होप कि आपको बहुत बहुत समझ आई हो, अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ ही लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।